नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना संक्रमण की, बात होगी कोरोना से बचाव की, और ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे इस खास शो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। देश में लगातार दूसरे दिन 1 लाख से कम कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 92,596 नए कोरोना केस सामने आए और 2,219 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 1,62,664 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि बीते दिन 72,287 एक्टिव केस कम हो गए। इससे पहले सोमवार को 86,498 केस दर्ज किए गए थे। आज देश में लगातार 27वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। 8 जून तक देश भर में 23,90,58,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 27,76,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 37 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 20 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट भी किए गए हैं, जिसका पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है। लेकिन इस बीच कोरोना के कई वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिक परेशान हैं। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण से गैंग्रीन और बहरेपन जैसी नई समस्याएं भी अब सामने आ रही हैं। साथ ही तीसरी लहर की तैयारी भी शुरू हो रही है, लेकिन कई सवाल हैं जो कोरोना को लेकर लोगों के जहन में आ रहे हैं। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे डॉक्टरों के खास पैनल के साथ। सवाल ऐसे बहुत सारे हैं कि कोरोना का डेल्टा स्ट्रेन कितना खतरनाक होगा, इसकी बात करेंगे। कोरोना संक्रमण से गैंग्रीन और बहरेपन की भी समस्या सामने आ रही है। क्या अल्फा स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक है? लोगों में फिर बन चुकी है हर्ड इम्यूनिटी। क्या वैक्सीन नए स्ट्रेन के खिलाफ कारगर है? तो कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी लहर पूरी तरह कब खत्म होगी? तीसरी लहर बच्चों पर प्रभावी नहीं होगी? ये वो सवाल हैं जिनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कोरोना का डेल्टा स्ट्रेन कितना खतरनाक है? कोरोना संक्रमण से गैंग्रीन और बहरापन भी हो सकता है? क्या अल्फा स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक है? लोगों में फिर बन चुकी है हर्ड इम्यूनिटी। क्या वैक्सीन नए स्ट्रेन के खिलाफ कारगर है? तो ये वो सवाल हैं जिनको आज हम अपने डॉक्टर्स के जो पैनल जुड़ेगा उससे जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर शालिनी जुड़ गई हैं। डॉक्टर शालिनी जुड़ गई हमारे साथ, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। मैम, अब ये कहा जा रहा है नया स्ट्रेन जो है बहुत खतरनाक हो सकता है, गैंग्रीन और बहरेपन जैसी भी समस्याएं सामने आ रही हैं, कितनी सत्यता है इस पर? देखिए, जो हमारे रिसर्चर्स बता रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के स्ट्रेन हमारे बीच में आ रहे हैं, वायरस अपना स्ट्रेन चेंज करके नए नए रूप में प्रवेश कर रहा है, तो डेफिनेटली हम लोगों को उस बात पे ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से सेकेंड वेव आई और उसने बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके से परेशान किया, तो इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि आगे आने वाला संक्रमण हमें और ज्यादा परेशान ना करे और ये जो नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं ये हमें ज्यादा इफेक्ट ना करें। तो हमें जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। और ये जो रिसर्चेस हो रहे हैं डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं सत्यता है, कहीं ना कहीं सच्चाई है। इसका ये मतलब नहीं कि हम डर जाएं और घबरा जाएं, बट स्टिल हमें केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में लॉकडाउन कई सिटीज में खत्म हो गया है, कानपुर में भी 7 to 7 का हो गया है, बट पीपल हैव बिकम केयरलेस।
तो ये जरूरी है कि हम केयरलेस ना हो, अपनी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का पालन करते रहें, जो कि एसएमएस प्रोटोकॉल हम लोगों को बताया गया है। तो उस प्रोटोकॉल का पालन करते रहें, जिससे कि आगे आने वाला संक्रमण बहुत ज्यादा लोगों को इफेक्ट ना कर सके और हम इसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर सके। और डॉक्टर शालिनी, सवाल ये भी है कि क्या जिस तरह से अब केसेस कम होते जा रहे हैं, सेकेंड वेव खत्म होने वाली है, क्या अब लोगों में हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है? डेफिनेटली, बिकॉज आप देखिए हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का की भी बहुत एक्सटेंसिव ड्राइव चल रही है। बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। गवर्नमेंट का इस मामले में जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। और दूसरा ये है कि ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई कोविड का संक्रमण जरूर हुआ। तो जिनको कि वो पॉजिटिव नहीं भी आए बट स्टिल वो सस्पेक्टेड रहे, उनको सिम्टम्स आए और अब उनके एंटीबॉडी लेवल टाइटर्स कराए जा रहे हैं तो वो अच्छे बढ़े हुए आ रहे हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनको संक्रमण जरूर हुआ और ये एक पॉजिटिव साइन है हर्ड इम्यूनिटी के लिए। तो ये हर्ड इम्यूनिटी हमारे लिए एक तरह से बहुत अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि ये आने वाले संक्रमण को भी कंट्रोल कर सकता है। तो हर्ड इम्यूनिटी की मैं यही कहूंगी कि डेफिनेटली इट इज देयर एंड इट हैज हेल्प्ड अस इन कॉम्बैक्टिंग दिस सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन। और इसीलिए हम लोगों ने बहुत जल्दी कंट्रोल इस पर कर लिया। सेकेंड वेव जो है बहुत तेजी से आई थी बट उतनी ही तेजी से ये कंट्रोल भी हो गई और थैंक्स टू लॉकडाउन एंड थैंक्स टू हर्ड इम्यूनिटी। डॉक्टर शालिनी, सवाल ये भी है कि ये म्यूटेंट जो है अपना नेचर बहुत जल्दी बदलता है, ये बहुत जल्दी से खतरनाक हो जाता है। अगर फर्स्ट वेव की बात करें, उसके बाद जब फर्स्ट वेव खत्म हो गई तो सेकेंड वेव आई, तो नया वेरिएंट आ गया, तो उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। तो क्या अभी भी ऐसा है कि ये फिर से एक और खतरनाक रूप में सामने आ सकता है? देखिए, अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे रिसर्चर्स ये बता रहे हैं कि ये खतरनाक भी हो सकता है, बच्चों में भी इफेक्ट डाल सकता है, गैंग्रीन भी कर सकता है, डिफरेंट तरह के सिम्टम्स कर सकता है। तो डेफिनेटली हम, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों को केयरफुल बहुत ज्यादा होने की जरूरत है और बच्चों में इन्फेक्शन ना हो इसके लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उनको सेफ एंड सिक्योर रखें। और गवर्नमेंट की तरफ से भी उसके लिए काफी तैयारियां चल रही है। पूरा चाइल्ड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, वहां पर लोगों की ट्रेनिंग हो रही है सो दैट कि अगर कोई इस तरह का इन्फेक्शन आए जो कि अपना स्ट्रेन चेंज करके बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करे तो उसको हम लोग टैकल कर सके, हैंडल कर सके और कोई भी इस तरह की क्राइसिस सिचुएशन ना अराइज हो जैसा कि सेकेंड वेव में हो गया था। तो हम लोगों को बेसिकली हम लोगों को पहले से तैयारी करके रखनी है, पहले से प्रिकॉशन लेके रखना है और पहले से इस तरह से तैयारी कर लेनी है सो दैट कि ये जो थर्ड वेव अगर आए और तो हम लोगों को इतना ज्यादा परेशान ना करे जैसे कि सेकेंड वेव ने कर दिया था फॉर टाइम बीइंग। ऑल्दो अब हमारी बहुत सारी जो हेल्थ वर्कर्स थे, हमारे गवर्नमेंट थी, हमारे मेडिकल कॉलेज था, सबने बहुत तेजी से इसको कंट्रोल किया एंड सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ गई और वो प्रॉब्लम नहीं हुई। इसी प्रकार से मेरी ये रिक्वेस्ट सभी से है कि इट इज अ काइंड ऑफ टीम वर्क। सपोज अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत ज्यादा लॉकडाउन इम्पोज करती भी है तो वो इतना हेल्पफुल नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग एक टीम की तरह वर्क करें कि हम लोग खुद ही इतने सजग हो जाएं कि हम तभी घर से बाहर निकले जब वो हमारे लिए मैंडेटरी हो। हम सिर्फ घूमने फिरने के लिए, सिर्फ फ्रेंड से मिलने के लिए घर से बाहर ना निकले और सपोज हमें निकलना भी पड़ता है तो हम प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करें। ऐसा ना करें कि जैसे अभी भी मैं देख रही थी, रोड पे जाओ तो काफी लोगों ने मास्क अपना हटा दिया है या कई बार दो मास्क लगे हुए, एक इधर फोरहेड पे एक इधर चिन पे। आपका जो मेन एरिया है जहाँ से इन्फेक्शन जाता है विच इज माउथ एंड नोज, वो आपका खुला है। तो ऐसा मास्क लगा कि कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, इनफैक्ट ऐसे आप कैच कर लेंगे इन्फेक्शन। तो लोगों का एजुकेट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो जैसा मैंने कहा, इट इज अ काइंड ऑफ टीम वर्क। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर घर के बाहर जाएं मास्क अभी भी लगाएं और सही से लगाएं मास्क। ये नहीं कि आपने मास्क पूरी तरह से नहीं लगाया, तो अपना ख्याल अभी भी रखें, सावधानी पूरी बरतें। हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार जुड़ गए हैं, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, स्वागत है आपका।
सर सवाल अब ये है कि जिस तरह से सेकेंड वेव की शुरुआत हुई उसमें बहुत सारे लोगों में ये भी देखा गया जो पोस्ट कोविड के केस थे या फिर जिनको कोरोना हो गया वो ठीक कोरोना नहीं ठीक भी रिकवरी कर रहे थे, उस दौरान कार्डियक अरेस्ट के मामले भी बहुत देखे गए। तो सर क्या अभी भी ऐसी संभावना है क्योंकि केसेस लगातार अब कम हो रहे हैं? देखिए पहले भी बताया जा चुका है और अभी फिर इसको दोहरा देते हैं। कोविड में क्या हो रहा है कि जो हमारी धमनी कोई भी पेशेंट जो कि कोरोना इन्फेक्शन से ग्रसित होता है उसके अंदर ये संभावना आ जाती है कि उसके खून की नसों में थक्का बनेगा। अगर वो तो ये फर्स्ट वेव हो, सेकंड वेव हो या थर्ड वेव हो, किसी भी वेव में अगर पेशेंट कोई भी आदमी अगर वो कोविड इन्फेक्शन से ग्रसित होता है तो ये संभावना बनी रहेगी। इसीलिए हम देख रहे हैं सेकंड वेव में हमने देखा भी है कि अलग अलग तरह के पिक्चर सामने आ रही है। कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ लोगों को पैर की नसों में थके बन गए हैं तो पैर काला पड़ गया है, हाथ की उंगलियां काली पड़ जा रही हैं, बहरापन आ रहा है। तो ये सब बीमारी है और इसके बचाव के लिए ही ये जरूरी है कि अगर हम कोई भी कोविड का इन्फेक्शन है, कोई पेशेंट कोविड का इन्फेक्शन ले लेता है तो वो जितनी जल्दी हो जाए अपना इलाज शुरू कराए और एंटीप्लेटलेट्स और जैसे कि कलेक्सेन इंजेक्शन होता है, क्योस्पिन टैबलेट्स होती हैं, तो डॉक्टर जो है वो देख के उनको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं और उसका सेवन जरूर करते रहें। सर जो हार्ट रेट है उसको चेक कराते रहें बराबर, क्योंकि हार्ट रेट अगर बिगड़ता है उससे भी परेशानी आती है। बिल्कुल, दिल की जो धड़कनें हैं वो धीमी भी हो रही हैं और जो इन्फेक्शन हमारा एक्टिव होता है इनिशियली जब पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है तो काफी मामले ऐसे देखने को मिले हैं कि दिल की धड़कन काफी कम हो गई है, 30-32 पर मिनट, 40 पर मिनट हो गई है और काफी पेशेंट्स को पेसमेकर की जरूरत पड़ी है। और पोस्ट कोविड ये देखने को आ रहा है कि जितने भी पेशेंट रिकवर हो रहे हैं उनकी धड़कनें 120, 130, 140 चल रही है। तो ये एक वेरिड स्पेक्ट्रम है जो कि प्री इन्फेक्शन, ड्यूरिंग इन्फेक्शन एंड पोस्ट कोविड में चेंज हो रहा है। तो दिल की धड़कनों से लेके हार्ट अटैक तक ये पूरी तरह से हृदय को प्रभावित कर रहा है। तो इसको जरा सीरियसली लेना होगा और जो भी पेशेंट चाहे वो लहर अभी कम हो गई है, नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हो गए हैं। आज एक पेशेंट हमारी ओपीडी में आया था पोस्ट कोविड और हुआ उसके बाद 2 दिन बाद ही वो छुट्टी होकर घर पे आए हैं और उनका एमआई हो गया है। तो हम ये ना समझें कि लहर हमारी कम हो गई है तो अब ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। अगर एक पेशेंट है तो उस एक पेशेंट में भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सर पहले से अगर कोई हार्ट पेशेंट है वो कोरोना उसको हो गया, फिर कोरोना से वो रिकवर हो गया, उसके साथ भी ऐसा सिचुएशन आ सकता है जैसा आपने बताया ब्लड क्लॉटिंग वाली समस्या? बिल्कुल हो रहा है। ब्लड को बता रहे हैं ना, कोरोना के बाद जो है कि शरीर के अंदर खून का थक्का पड़ने की संभावना बढ़ गई है। बहुत सारे पेशेंट्स जिनका कि पहले वाल्व रिप्लेसमेंट हो चुका है या बाईपास सर्जरी हो चुकी है, उनको अपना एंटीकोगुलेशन यानी कि खून जमने के लिए ना जमे उसके लिए हम जो दवाई देते हैं उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। पेशेंट्स जिनके वाल्व पहले रिप्लेसमेंट हो चुके हैं उनको अगर कोविड हुआ है तो 1-2 पेशेंट ऐसे भी हुए हैं जिनमें उसके बाद वाल्व के बाद खून का थक्का बन गया है, या सीएबीजी के बाद भी जो पेशेंट्स को सीएबीजी हुआ था या स्टेंटिंग हो चुकी है उन पेशेंट्स में एंजाइना प्रेजेंट कर रहा है आफ्टर कोविड। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसको अगर कोई पेशेंट्स है जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी भी हार्ट डिजीज का, वो निश्चित रूप से अपने डॉक्टर से मिलें और उसका इलाज जरूर कराएं, अपनी दवाइयों को ऑप्टिमाइज करवा लें। डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें जो हार्ट पेशेंट पहले से हैं और जो कोरोना पोस्ट कोविड हैं। साथ ही साथ जो नॉर्मल पेशेंट हैं सर, अगर उनके साथ ऐसी स्थिति आती है तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं वो जान पाएं और डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएं ताकि देरी ना हो और उनको कोई परेशानी ना हो। सर देखिए मैंने बोला ना, हार्ट में अगर आपका इन्फेक्शन, आपको फीवर आ रहा है, जो हमारे कोविड के जो प्रोटोकॉल जो प्रोटोटाइप सिम्टम्स हैं कि फीवर आ रहा है, आपको खांसी आ रही है, हल्की सांस कहते हैं, गले में दर्द है, इस तरह के जो हमारे सिम्टम्स हैं, अगर उसके साथ में अगर आपको लगता है कि आपके सीने में तेज दर्द है, आपकी धड़कनें सही नहीं चल रही हैं, बहुत धीमी चल रही हैं या बहुत तेज हो गई हैं, जो कि जैसा कि इन्फेक्शन से पहले नहीं था, तो और आपके पैर में सूजन आ गई है, आपके चेहरे पे स्वेलिंग आ रही है, ये एक आपके हार्ट को भी इन्फेक्ट कर रहा है और उसकी वजह से आपके हार्ट में सूजन आ गई है। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण मिलता है, आपको शरीर हद से ज्यादा थकावट, दिल की धड़कनें तेज होना, धीमा होना, चेस्ट पेन हो जाना,
अगर इस तरह कोई भी सिम्टम आपको मिल रहा है तो ये एक गंभीर मसला है। आप अपने आसपास के जो डॉक्टर हैं, फिजिशियंस हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं या कोई और डॉक्टर हैं, आप निश्चित रूप से उनके पास जाएंगे और उनसे इलाज करवाएं। ताकि देर ना हो, आप तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें और मेडिसिन और ट्रीटमेंट अपना तुरंत करवाएं। जी डॉक्टर शालिनी, आपके पास आऊँगा। आपने अभी बच्चों का जिक्र किया था कि बच्चे बहुत सारे इस पर इन्फेक्ट हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अगर बात करें कोरोना की फर्स्ट वेव में भी बच्चे इन्फेक्ट हुए थे, जो रिपोर्ट आई थी सीरो की, उसमें कहा गया कि 5% ऐसे बच्चे थे जो कोरोना इन्फेक्ट हुए थे लेकिन बहुत क्रिटिकल नहीं हुए, और सेकेंड वेव में 9% बताया गया। तो टोटल 14% ऐसे थे बच्चे जो कोरोना से इन्फेक्ट हुए लेकिन बहुत क्रिटिकल कंडीशन नहीं हुई। देखिए, ऐसा है कि जनरली ऐसा हम जानते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो काफी अच्छी होती है। दूसरा ये है कि बच्चे ज्यादातर टाइम घरों में ही रहते हैं, तो डेफिनेटली इन्फेक्शन का चांस उनको कम रहता है। नाउ क्योंकि हम लोग अभी सभी को वैक्सीनेट करते जा रहे हैं, एडल्ट्स वैक्सीनेटेड हैं, तो बच्चे अभी फिलहाल वैक्सीनेशन उनका नहीं हो रहा है। ये अच्छी बात है कि वेरियस ट्रायल्स आर कमिंग, जिसमें कि अभी एक रिसेंट ट्रायल है जिसमें 3 इयर्स से अबव बच्चों को भी वैक्सीन लग रही है। तो डेफिनेटली जब बच्चों को वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वो बहुत सेफ हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे। बट क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो इसलिए उनको इन्फेक्शन होने का चांस कम रहता है। ये स्पेक्यूलेशन जरूर आ रहे हैं कि बच्चों को ये थर्ड वेव ज्यादा इफेक्ट करेगी, बट वी नेवर नो, हो सकता है ऐसा ना भी हो। बट स्टिल बिकॉज वी आर स्पेक्यूलेटिंग इट, तो बेटर यही है कि हम लोग पहले से तैयारियां करके रखें। और जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी एफर्ट डल रहा है इस फेज में कि हम लोग पहले से हॉस्पिटल और डॉक्टर सबको रेडी करें, ट्रेनिंग हो रही है। जैसा डॉक्टर नीरज अभी कह रहे थे कि जो थक्के जमने और धमनियों में थक्के जमने की बात थी, तो उसके बारे में मैं कहूंगी कि इत्तेफाक रखती हूँ उस बात से, क्योंकि हमारे पास आई के भी ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं हम लोगों के पास जिसकी की जो खून की नलियां हैं, जो आर्टरी होती है आंख के अंदर, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, उसमें खून के थक्के जम जा रहे हैं और उसकी वजह से अचानक पेशेंट का रोशनी चली जाती है, विजन चला जाता है, जो पिछले वेव में भी काफी देखने को मिला था। इनफैक्ट सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा हो रहा है। इनफैक्ट आप लोग को पता है कि अभी ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस का केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो हम लोगों के पास 2-3 ऐसे पेशेंट्स आए जिनकी रोशनी चली गई और उनको एडमिट इससे कर दिया गया कि इनको प्रोबेबली म्यूकर की वजह से उनकी रोशनी चली गई है। बट जब उनका एग्जामिनेशन हम लोगों ने डिटेल चेकअप किया तो ये पाया कि नहीं, म्यूकर की वजह से नहीं गई। इनफैक्ट उनकी जो खून की धमनी है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, उसमें खून का थक्का जम गया और उसकी वजह से उनका अचानक से रोशनी चली गई, विजन लॉस हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कोविड पूरी तरह से खत्म हो गया। अभी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं और उससे रिलेटेड काफी ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। तो हम लोग को डेफिनेटली केयरफुल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से भी बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैम, थर्ड वेव की आशंका में जैसे आशंका जता रहे बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकता है, तो उसको लेके सर मैम क्या सावधानी बरतें ताकि बच्चे इन्फेक्ट ना हो पाए? देखिए, जैसा कि हम लोग को मालूम है SMS प्रोटोकॉल तो हम लोग फॉलो करेंगे ही डेफिनेटली। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे जब भी घर में रहें तो बड़े, जैसे बच्चे तो घर में ही रह रहे हैं, उनके आई एम सॉरी, तो मतलब बच्चे तो घर में ही रह रहे हैं, उनके स्कूल कॉलेजेस भी बंद है, उनकी क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनको जो इन्फेक्शन मिलने की चांसेस है वो बड़ों से ही है। तो बड़ों को बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। जैसे कि जब भी वो घर के अंदर आए तो इस बात का ध्यान रखें कि वो अपने को पूरी तरह से सैनिटाइज करके ही घर में घुसें और बच्चों के कांटेक्ट में आने के पहले अपना आपका जो भी क्लॉथ है और जो भी चीजें बाहर की एक्सपोज्ड है वो प्रॉपर वॉश में चले जाना चाहिए, उसके बिना बच्चों के संपर्क में ना आए। और इसके अलावा ये भी जरूरी है कि बच्चों को बाहर जाना ऑब्वियसली अवॉइड करना है। हम लोग बिल्कुल गेट टुगेदर्स ना करने लग जाएं, पार्टिंग ना करने लग जाएं, घर में गेस्ट को ना बुलाने लग जाएं। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो इन्फेक्शन है वो बेसिकली ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है। तो अगर हम लोगों को थोड़ा डिस्टेंस पे रखें, अवॉइड कर सके, तो डेफिनेटली ये इन्फेक्शन हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर अनलॉक भी हो रहा है तो भी अगर आप घरों के बाहर जाएं तो कोशिश करें, आपको ज़रूरी काम हो तो ही जाएं और कोशिश करें बच्चों को बाहर ना ले जाएं।
डॉक्टर नीरज सवाल यह है कि जो डेल्टा स्ट्रेन की बात हो रही है, अब अल्फा स्ट्रेन की बात हो रही, तो अल्फा स्ट्रेन और डेल्टा स्ट्रेन के बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे सर। ये दोनों स्ट्रेन कितने खतरनाक हैं और कैसे बचाव किया जाए? जी, पहले जो स्ट्रेन जो लास्ट वेव में जो डोमिनेंट स्ट्रेन था वो हमारा अल्फा स्ट्रेन था। उसमें म्यूटेशन हुए जो कि डबल म्यूटेशन हुआ है। अभी जो B1617 एंड 0.2 जो बना है इसको डेल्टा स्ट्रेन कहा गया है। और जितनी भी स्टडीज हुई हैं, चाहे वो इंडियन हो या यूरोपियन हो, सब में बोला गया कि 50 to 100% मोर इन्फेक्टिव स्ट्रेन है डेल्टा स्ट्रेन। साथ साथ ये एक तो इन्फेक्टिविटी है, दूसरा इसकी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी भी काफी हाई है। यानी कि इसकी वजह से अगर इन्फेक्ट हुआ है तो मृत्यु दर और गंभीर बीमारी होने का खतरा जो है वो भी लगभग 40 से 60% तक ज्यादा रहा है। तो ऐसे तो देखा जाए तो डेल्टा स्ट्रेन जो है एक बहुत ही एक मेजर लीथल वीपन है अल्फा वायरस से अगर कंपेयर किया जाए। तो इसलिए जो है जो हमारे यहाँ जो सेकंड वेव आई भी है, सेकंड वेव में देखा गया कि लगभग 60% पेशेंट्स जो हैं वो लगभग डेल्टा स्ट्रेन से इन्फेक्ट हुए हैं। 50% पीपल जो है उनमें अल्फा स्ट्रेन मिला है। तो डेल्टा स्ट्रेन की इन्फेक्टिविटी, उसकी मोर्टेलिटी, उसकी मॉर्बिडिटी को देखते हुए डेल्टा स्ट्रेन को काफी इन्फेक्शियस माना गया है। और इसलिए WHO ने भी कहा है कि मेजर इश्यू ऑफ कंसर्न जो है तो अब अल्फा स्ट्रेन ना होकर डेल्टा स्ट्रेन हो गया वर्ल्ड वाइड। यानी कि अगर आप डेल्टा स्ट्रेन को ही मेनली सारी जो पॉलिसीज आपको बनानी है वो डेल्टा स्ट्रेन को ध्यान में रखते हुए बनानी पड़ेंगी। वैक्सीन जो भी डेवलप हो रही हैं या हो चुकी हैं, जो हो चुकी हैं उनमें अगर बदलाव ऐसा हो सकता है कि बदलाव किया जा सके डेल्टा स्ट्रेन के अगेंस्ट, वो करना पड़ेगा। और नहीं तो जो नई वैक्सीन डेवलप हो रही है वो भी डेल्टा स्ट्रेन को देख के ही बनानी पड़ेंगी। तो एक मेजर इश्यूज ऑफ कंसर्न जो है वो डेल्टा स्ट्रेन है, इससे बहुत ही बचाव की जरूरत है। और मैं अभी जी सर, अपनी बात कहिए। योग स्टडी हुई थी तो वहां पे उसमें जो एक चीज, एक पॉजिटिव चीज थी, बट वो एक सिंगल स्टडी थी तो उस पर मैं बहुत ज्यादा कोट नहीं कर सकते। बस उसमें ये बताया गया था कि उनमें री इन्फेक्शन बाय द सेम स्ट्रेन इसकी संभावना काफी कम है। तो ये स्टडी हालांकि एक मतलब एक ऑनलाइन जर्नल था तो उसमें बहुत ज्यादा उसको कोट नहीं कर सकते हैं, बट अगर ऐसा कुछ है तो एक रात की बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए करंट सिचुएशन में जो हमारा डेल्टा स्ट्रेन चल रहा है वो बड़ा खतरनाक है, उससे बचना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये है सर कि आपने वैक्सीन का प्रोडक्शन तो बहुत पहले से शुरू कर दिया, जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तभी से शुरुआत हो गई थी। तो अल्फा वेरिएंट को लेकर हो सकता है प्रोडक्शन हुआ हो, अब प्रोडक्शन बढ़ रहा है धीमे धीमे, उसको आपने कहा डेल्टा वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए करना है। तो क्या सर फिर से अगर वेरिएंट चेंज होता है तो सवाल ये है कि जो वैक्सीन हम लगवा रहे हैं वो क्या कारगर है? देखिए ऐसा है, कोई भी वैक्सीन किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट 100% वो नहीं देती है। पहली चीज तो ये है। आपको जो भी अभी तक स्टडी हुई है, चाहे वो हमारी कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, अभी कुछ दिन पहले ही एम्स ने एक स्टडी पब्लिश की है, हालांकि उसको भी अभी तक पीयर रिव्यू नहीं किया गया है। उसमें उन्होंने बताया है कि जिन पेशेंट्स को कोवैक्सीन लगी थी उनमें इन्फेक्शन रेट उनमें जो इन्फेक्शन था वो केवल 60% था। और जिन पेशेंट में कोविशील्ड लगा है उनमें लगभग 79 या 76% के आसपास इन्फेक्शन है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही अर्ली पेशेंट्स को लेके स्टडी की गई है तो जो डिफरेंस है वो लगभग 15-16% का है। तो बहुत कम पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स क्योंकि कम थे तो इसको बहुत मेजर नहीं मानेंगे फिलहाल। लेकिन ये चीज क्लियर है कि चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, दोनों ही वैक्सीन के बावजूद भी इन्फेक्शन का खतरा बना रहेगा। लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज इसमें आई है निकल के वो ये है कि आप कोई भी वैक्सीन ले, चाहे कोविशील्ड लिया आपने चाहे वो कोवैक्सीन लिया है, दोनों वैक्सीन के बाद आपकी मोर्टेलिटी रेट, आपके नंबर ऑफ डेज इन हॉस्पिटल, आप कितने दिन हॉस्पिटल में रहे हैं, कितनी आपकी बीमारी गंभीरता पहुंची है और कितने पेशेंट्स की मृत्यु हुई है, वो एक सिग्निफिकेंट नंबर्स में बहुत कम हो जाता है। तो आपके साथ वैक्सीन के बाद आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वैक्सीन के बाद आपके साथ गंभीर हादसे होने की संभावना वो एक भारी मात्रा में उसमें भारी कमी आती है। तो वैक्सीन इफेक्टिव है लेकिन वो आपके जो इन्फेक्शन रेट हैं आपके इन्फेक्शन को नहीं रोकेंगे लेकिन आपकी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को रोक देंगी। और इसी के तहत बहुत सारे जैसे अभी खबर आई थी कि फाइजर ने कहा है कि उनकी वैक्सीन जो है वो कम इफेक्टिव है, लेकिन उन्होंने
अभी पब्लिश किया है अपना डाटा कि अगर उनकी दोनों डोज लग गई हैं तो वो इक्वली इफेक्टिव है अदर वैक्सीन के, जैसे बाकी वैक्सीन है जो कि डेल्टा स्ट्रेन के अगेंस्ट इफेक्टिव है, तो उसकी वो डोजों के बाद वो इफेक्टिव है। तो ये एक मैटर ऑफ डिस्कशन और मैटर ऑफ टाइम की बात है कि आपकी जो डाटा स्टडीज आगे होंगी कि एक डोज के बाद कितना इफेक्टिवनेस आ रही है, 2 डोज के बाद कितना इफेक्टिवनेस आ रही है, या इन्फेक्शन हो रहा है अगर हमारे डेल्टा वायरस की वजह से तो उसमें मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी कितना है, वो एक आगे जाके उसके थोड़े समय के बाद एक इफेक्टिव डाटा मिल जाएंगे हम लोगों के पास। लेकिन अभी तक जितने भी स्टडीज हैं वो एक चीज को बड़ी कहते हैं उसको मजबूती के साथ वो कर रही हैं कि अगर आपने वैक्सीन लिया है तो वैक्सीन के बाद आपकी मृत्यु और गंभीर बीमारी होने का खतरा वो काफी मात्रा में कम हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है कि हम इस साइंटिफिक डिबेट में ना जाके एक आम जनता के लिए एक सिंपल मैसेज छोड़ दें कि अगर आपने वैक्सीन लिया है तो आपके पास वायरस से बचने और अपनी जान बचाने का एक भारी साधन है। आप वैक्सीन ले लेंगे तो काफी हद तक, चाहे वो डेल्टा वायरस हो, अल्फा वायरस हो, बीटा वायरस हो, कल की तारीख में कोई और वायरस आ सकता है, तो लेकिन यह है कि आपकी जान बची रहेगी, ये निश्चित है। जी, आप क्रिटिकल कंडीशन में नहीं जाएंगे। भले आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं लेकिन क्रिटिकल कंडीशन जो है मोर्टेलिटी वो आपकी बनी रहेगी। सर आप बने रहिए हमारे साथ, और मैम आप भी बने रहिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस अपने खास शो को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जहां बात करें कोरोना से बचाव की, साथ ही साथ नए स्ट्रेन की। जो नया स्ट्रेन है वो कितना खतरनाक है, हम वापस आएंगे डॉक्टर नीरज के पास। डॉक्टर नीरज, आपने ब्रेक से पहले जिक्र किया था फाइजर वैक्सीन का, कि फाइजर वैक्सीन के दोनों डोज ले लेते हैं तो हम काफ़ी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। लेकिन सर सवाल ये है कि उसका जो स्टोरेज का जो मसला है वो काफ़ी अलग है,
कि -70 डिग्री होना चाहिए टेम्परेचर, तभी वो आपका सुरक्षित है, वैक्सीन स्टोर कर सकते हैं? नहीं, फाइजर देखिए, फाइजर वालों ने इस पे अभी कुछ दिन पहले क्लियर किया है कि उनकी वैक्सीन को जो है -7 या -8 डिग्री पे भी 28 डेज के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। तो उसको मैनेज करना 0.7 0.8 डिग्री, तो हमारे जो नॉर्मल फ्रीज होते हैं उनका भी टेम्परेचर -14 डिग्री तक होता है। तो उन्होंने इस चीज को 7 -8 डिग्री पे भी 28 डेज मींस 1 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें वो कोई बहुत बड़ा इशू मेरे हिसाब से अब नहीं बनेगा। उसको फाइजर वैक्सीन को स्टोरेज या उसके जो ट्रांसपोर्ट जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या पेचीदगी है उसको लेके उन्होंने क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं है। तो फाइजर वैक्सीन को भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए ही बहुत जल्दी से एक्वायर करने की कोशिश की है कि वो उसको मंगाएं और उसको जो है मार्केट में लें, जिससे कि हमारे वैक्सीनेशन जो है तेज हो सके। जी, साथ ही साथ सर सवाल ये है कि बच्चों का जो ट्रायल था वैक्सीन का, कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की है, उसने ट्रायल शुरू कर दिया है, तीसरा ट्रायल बच्चों को लेकर। तो क्या सर अब मान सकते हैं कि बहुत जल्द अब बच्चों की वैक्सीन तैयार हो जाएगी? कितना वक्त लग सकता है सर इसमें? जी, वैक्सीन देखिए, वैक्सीन को पेशेंट्स को देने से पहले 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पहली चीज़ होती है कि क्या वैक्सीन जिसके लिए हमने बनाया है उस पर इफेक्टिव है कि नहीं है। पहली चीज, जैसे हमारा कोरोना वैक्सीन है तो क्या अगेंस्ट कोरोना प्रिवेंशन के लिए इफेक्टिव है कि नहीं है। तो ये तो सब लोग जानते ही हैं कि जितनी भी वैक्सीन बनी है अगर वो एडल्ट्स में इफेक्टिव है तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांस रहेगा कि वो बच्चों में भी इफेक्टिव होंगी। तो एक पॉइंट कम हो जाता है इफेक्टिवनेस को लेके। फिर दूसरा जो मेजर जो पॉइंट बचता है वो बचता है कंप्लायंस और कॉम्प्लिकेशंस का। जैसे कि एडल्ट्स में हम लोगों ने वैक्सीन ली है तो हम लोगों को फीवर आया है, किसी को 1 दिन आया, किसी को 2 दिन आया है, कुछ को हल्का हुआ है, कुछ को हल्की फुल्की खांसी भी हुई है। तो बेसिक जो पॉइंट देखना होता है वो ये होता है कि जो एडल्ट में जो उनके साइड इफेक्ट आए हैं क्या बच्चों में भी वो उतने माइल्ड हैं या उससे ज्यादा हैं या उससे कम है। तो इसके लिए इसको लेकर ट्रायल चल रहा है और जिस हिसाब से वैक्सीन बनाई गई है अभी उसको अलग अलग एज में बांटा गया है कि 12 से 18 साल का ट्रायल अलग चल रहा है। अभी जो मेनली जो ट्रायल चल रहा है 12 से 18 साल का चल रहा है। उसके बाद उसको जो लोअर एज ग्रुप है तो उसमें भी लिया तो पॉइंट ऑफ कंसर्न केवल इतना है कि हमारा जो वैक्सीन है वो कितना कॉम्प्लिकेशन रेट या साइड इफेक्ट रेट जो है वो बच्चों में वो देंगे, बस इतना देखना है। तो मेरे हिसाब से ये 2-3 महीने में क्लियर हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली जैसे गवर्नमेंट ने भी कहा है कि लास्ट ऑफ अगस्त से सितंबर अक्टूबर से वो लोग बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हाई पॉसिबिलिटी है कि हम लोग जो है 3-4 महीने में ही बच्चों के लिए वैक्सीन हमारे पास होगी। और ये एक जो अभी एक डिबेट चल रही है कि तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और नहीं होंगे, उस पर भी विराम लग जाएगा, बच्चों की वैक्सीन आ ही जाएगी। एक अच्छी खबर है, सितंबर या अगस्त तक ये जो वैक्सीन है तैयार हो जाएगी। डॉक्टर शालिनी, सवाल ये भी है कि अब जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी एक गाइडलाइन जारी करी कोरोना को लेकर कि आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और जो एक और 2 दवाएं हैं उनको लेकर उन्होंने कह दिया अब ये दवाएं लेने की ज़रूरत नहीं है, जबकि इन्हीं दवाइयों को लेकर काफ़ी लोग ठीक हुए थे, रिकवर हुए थे और जो मेडिकल किट दी गई थी लोगों को उसमें भी दवाएं शामिल थी। देखिए, ये जो दवाएं आई थी आइवरमेक्टिन और डॉक्सी और पहली वेव में HCQ भी काफ़ी लोगों ने खाई थी। तो कोई ऐसी हमारे पास कोई स्टडी, कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट्स नहीं थी जिसकी बेसिस पे हम कह सकते थे कि ये दवाएं वाकई इफेक्टिव हैं। बट ग्रेजुअली जब और स्टडीज आई और लोगों का रिस्पांस रेट देखा गया, इनफैक्ट बाद में तो रेमडेसिविर भी इम्पोर्टेंट ड्रग लिस्ट से हट गई थी और फैबिफ्लू भी जिन लोगों ने खाई वो भी हटा दी गई थी। तो जब बाद में इसका रिस्पांस रेट देखा गया और ये पाया गया कि ये दवाएं एज अ प्लेसिबो ज्यादा इफेक्ट कर रही थी रादर देन कि वो पेशेंट को कोई ज्यादा बेनिफिट दे रही हो, तो इसलिए फिर जो मंत्रालय की गाइडलाइन है उसमें इनको हटाया गया। ये देखते हुए कि एक्चुअली दे वर एक्टिंग एज अ प्लेसिबो, ट्रूली ये वायरस पे इफेक्ट नहीं कर रही थी। तो इसीलिए ये गाइडलाइंस आई और मुझे लगता है कि हमें इन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए और मानना चाहिए। तो अगर कोई सिम्टम्स नज़र आता है जैसे कोरोना को लेकर कि आपके फीवर है और बॉडी में पेन है, गले में खराश है, अगर वैसे केसेस तो बहुत कम हो गए लेकिन फिर भी तो हम क्या तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें या फिर अपने मन से भी कोई मेडिसिन ले सकते हैं?
जानते हैं कि पैरासिटामोल तो बेस्ट मेडिसिन है, और जब भी हमें कोई भी फीवर, बॉडी एक जैसी चीज होती है तो पैरासिटामोल अलग अलग डोजेस में अवेलेबल होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके सिम्टम्स कितने सीवियर है, और वो आसानी से ली जा सकती है और उससे रिलीफ भी हो जाता है। जहाँ तक सर्दी, खांसी, जुकाम की बात है तो उसके लिए एंटी एलर्जिक टैबलेट्स आ रही हैं। इनफैक्ट इनहेलर का रोल ज्यादा अच्छा माना गया है, और ये उसको अभी भी रिकमेंडेड है कि वो आप लीजिए, उससे आपको ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो पैरासिटामोल, एंटी एलर्जिक और इनहेलर्स के साथ में आप इस डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। और ये जो वैरायटी ऑफ ड्रग्स जो उस समय दी गई थी वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं मानी जा रही है प्रेजेंट सिनारियो में। तो अगर किसी को बुखार, खांसी है तो सिंपल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही पेशेंट को आराम हो जाता है। अनटिल आपको कुछ चीजें मॉनिटर करने की जरूरत होती है, जैसे कि हम लोग वो सभी जान गए हैं कि हमें पल्स ऑक्सीमीटर रखना है और हमें अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहना है, और जब भी ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 95 से कम आ रहा है तो हमें अलर्ट हो जाना है और हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना है। तो इन चीजों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है और वो हमारे लिए लाइफ सेविंग होती है। तो इसीलिए ये गाइडलाइंस आई और इसीलिए कहा गया कि जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस की ड्रग्स हैं उनको हम रखें, रादर देन कि इतनी सारी सीरीज ऑफ ड्रग्स लेके उसका साइड इफेक्ट झेलने से ज्यादा अच्छा है कि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें और जब भी हमें जरूरत हो तो हम हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो और वहां पर प्रॉपर ट्रीटमेंट। और मैम ये भी कहा गया डॉक्टर शालिनी की जो भारतीय दवा नियंत्रक है और ICMR है, उन्होंने कहा है कि जो इनमें सिम्टम्स हैं उनको ही दवा दी जाएगी, सबको अब ये दवा नहीं दी जाएगी। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट अगर किसी को कोई तकलीफ है ही नहीं तो ट्रीटमेंट क्यों लेना, जाहिर सी बात है। तो हमें अगर कोई सिम्टम आ रहा है तभी हमें ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। सपोज अगर हमें फीवर है ही नहीं तो हमें पैरासिटामोल क्यों खानी है, कोई भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट दवा तभी लेनी है किसी भी डिजीज की जब आपको प्रॉब्लम हो। कई बार क्या होता है कि अभी स्पेशली इस थर्ड वेव में हम लोगों ने सेकेंड वेव में हम लोगों ने देखा कि लोग अपने आप गए मेडिकल स्टोर से किसी दूसरे का प्रिस्क्रिप्शन दिखा के बहुत सारी दवा ली, बहुत सारा स्टीरॉइड भी लिया, स्टीरॉइड जो आइडियली सेकेंड। लेकिन मैम जो माइल्ड सिम्टम्स वाले जो पेशेंट हैं, इनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, वो क्या पैरासिटामोल से ठीक हो सकते हैं? ठीक हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम लोग की जानकारी में, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हमारे हैं जो माइल्ड सिम्टम्स थे, उनको खाली पैरासिटामोल, एंटी एलर्जिक ये दे के वो बिल्कुल ठीक हो गए और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसमें वैक्सीन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनको सिम्टम्स भी कम आए, उनकी बीमारी भी जल्दी ठीक हो गई और उनको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो कह सकते हैं मैम कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको जो एंटीबॉडीज है वो जल्दी बनेगा। एंटीबॉडीज अगर बनेगा तो आपके अंदर जो इन्फेक्टेड होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। डेफिनेटली। डॉक्टर नीरज सर, आपके पास आऊँगा। सर, जो म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर भी बात हम कर रहे थे, ब्लड क्लॉटिंग उनको बन रही थी, तो ज़्यादातर जो केसेस देखे गए हैं ब्लैक फंगल को लेकर, तो उसमें ये देखा गया सर जो ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट जो थे उनको ये ब्लैक फंगस हुआ है सर। देखिए, फंगस इन्फेक्शन जो है ये एक नया नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। कोई नया ऐसा कोई कोरोना वायरस की तरह नया फंगस नहीं आ गया है। ये फंगस फैले से हमारे उसमें है, लेकिन ये कि इस बीमारी के प्रकोप में इसको फूलने का ज्यादा मौका मिल गया है। अभी क्या है कि एक तो कोरोना वायरस ने इम्यूनिटी बहुत डाउन की है, दूसरा जो ऑक्सीजन और स्टेरॉइड्स दिए गए थोड़ा बहुत, हालांकि हम सीधा स्टेरॉइड्स को ब्लेम नहीं करेंगे, स्टेरॉइड पहले भी कुछ पेशेंट्स में बहुत भारी मात्रा में चलता था, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर जो कोरोना वायरस की बना है पेशेंट्स के लिए, उसमें स्टेरॉइड्स हो गए और आपका जो कोरोना में से इम्यूनिटी डाउन हुई, वो दूसरा हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, वहाँ पे कुछ जैसे ऑक्सीजन के बीच में बोला गया था कि जो आपके यहाँ जो ये ऑक्यूपेशनल ऑक्सीजन आई है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन आई है, उसका भी उससे म्यूकोरमाइकोसिस फैला है। तो जो भी कारण है वो अलग बात है, लेकिन ये कुछ नया नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस का जो फंगस है ये पहले से है, लेकिन डायबिटीज होना, कोरोना होना, आपको पहले से किसी बीमारी से ग्रसित होना, आप ऑलरेडी अगर इम्यूनिटी सप्रेसेंट पे हैं, आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, चाहे लीवर हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, आप रीनल डिजीज से ग्रसित हैं, किसी पेट या लीवर की बीमारी का इलाज ले रहे हैं, तो उन सब में ऑब्वियस सी बात है कि इम्यूनिटी हमारी बहुत डाउन होती है। तो ऐसे मौके में इन सब जो फंगस होते हैं या कुछ जैसे बैक्टीरिया भी होते हैं तो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं,
अपॉर्चुनिस्टिक मतलब वो समय के हिसाब से अगर आपको देखा कि आप कमजोर पड़ गए तो आपके ऊपर धावा बोल देते हैं और आपका शरीर में घर बना लेते हैं। तो ये फंगस ऐसा ही है। इसने देखा कि डायबिटीज के पेशेंट्स की इम्यूनिटी डाउन है, कोरोना वायरस ने और डाउन कर दिया है, वो आया और आपके शरीर में बीमारी बना के बैठ गया है। तो म्यूकोरमाइकोसिस भी ऐसे ही है। तो इसमें जो भी पेशेंट्स किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे वो डायबिटीज हो या कोई और बीमारी हो, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि इस तरह के इन्फेक्शन से हम लोग बचे रहें। जो गाइडलाइन है म्यूकोरमाइकोसिस से बचने की, आप मास्क लगा के रखें, आप डंप एरिया में ना जाएं, जहाँ पर नमी बहुत ज्यादा है उस एरिया में मत जाएं, जहाँ पे रोज सनलाइट नहीं आती है वहाँ पे ना जाएं, जहाँ हवा बहुत ज्यादा आदान प्रदान या क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है वहाँ पे मत जाएं। अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो एक काफी परसेंटेज ऐसा है कि हम म्यूकोरमाइकोसिस से बच सकते हैं। और सर सबसे खास बात ये पर्सन टू पर्सन ये नहीं फैलता है, लेकिन सर ये है कि अगर अर्ली स्टेज में अगर हम जान जाएं बहुत पहले कि हमारे अंदर ऐसे सिम्टम्स हैं ब्लैक फंगस के, तो क्योंकि बहुत सारे केसेस में लोगों की जान भी चली गई सर, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं सर इसके कि हम पहले उसको जान जाए और बहुत जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच पाए ताकि हम सुरक्षित रहें? ये सवाल मुझसे? जी सर आपसे। जी एक बार सवाल रिपीट करिए प्लीज। सर जैसे ब्लैक फंगस के कई मामले ऐसे भी आए, बहुत लोगों की जान चली गई सर, तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं सर इसके कि पहले हम उसको हमारी जानकारी उसकी हो जाए और हम डॉक्टर के पास सीधे पहुंच पाए ताकि हम सुरक्षित रहें सर? जी बिल्कुल, ये एक्चुअली क्या है ना, म्यूकोरमाइकोसिस इसको ब्लैक फंगस इसलिए बोला गया है कि जहां जहां पे इसका इन्फेक्शन होता है और हम देख सकते हैं जिन हिस्से को, वो हिस्से में वहां पे कालापन आ जाता है। तो जैसे अगर आपके नाक के आसपास कालापन आपको लग रहा है कि नाक के बाहर जो एरिया है वहां पे कोई ऐसी एरिया है जहाँ पे कालापन है, नाक के अंदर कालापन है, हमारे कान या आंख के आसपास हमको कालापन नजर आ रहा है, या कोई ब्लैक स्पॉट बन गया है एक अलग से, तो ये डायरेक्ट सिम्टम होता है, दिख जाता है कि आपको ब्लैक फंगस हो गया है। लेकिन ये बहुत बाद में आता है, जब आप अच्छी तरह से ये फंगस आपके शरीर में घर बना चुका होता है। उससे पहले आपके सर में दर्द हो रहा है, आपकी आंख में दर्द हो रहा है, आपकी जो विजन है वो थोड़ी सी ब्लर्ड हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको लगता है कि आपकी नाक जो है वो बंद हो रही है, आपका चेहरे पे जो सेंसेशन है वो कम या ज्यादा या कुछ बदलाव आपको लग रहा है, तो ये सब लक्षण होते हैं जो कि आप बहुत पहले पकड़ सकते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस आपके शरीर में घर बन गई है। जब वो कालापन आने लगता है तब तो म्यूकोरमाइकोसिस बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। तो इन लक्षणों पे विशेष ध्यान दें। आपको अगर देखने में कोई भी दिक्कत हो रही है, आपके सर में किसी तरह का दर्द हो रहा है जो कि लगातार बना हुआ है, आपको सांस लेने में परेशानी है, आपको लग रहा है कि आपकी नाक बंद हो गई है, तो ये बहुत पहले के लक्षण हैं, इनको इग्नोर ना करें और जाकर तुरंत ही जो है जो कंसर्न है, अगर आपकी आंख में है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं, और अगर आपके नाक कान गले में या कान में कोई दिक्कत है तो जो ENT सर्जन्स होते हैं उनको दिखाएं और इसका इलाज तुरंत लें। जी, और सर सवाल ये भी कि बहुत सारे केसेस में ये देखा गया, अभी भी बहुत सारे केसेस हैं कि हॉस्पिटल में लोग अपना ट्रीटमेंट म्यूकोरमाइकोसिस का करा रहे हैं। हालांकि लोग कोरोना से बहुत सारे रिकवर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो ब्लैक फंगस के मामले के जो पेशेंट्स हैं बहुत सारे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। सर कितना समय लगता है इससे रिकवर होने में सर? देखिए, ये बीमारी बहुत सिंपल भी है और बहुत खतरनाक भी है। इसका एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। अगर आप इसको समय से पकड़ लेते हैं और ये केवल एक बहुत ही छोटे एरिया को इन्वॉल्व करती है, तो इसकी दवाइयां हैं जो कि बहुत इफेक्टिव हैं, वो आपको बहुत ज्यादा गंभीर बीमार नहीं होने देंगे। लेकिन अगर जैसे कि डॉक्टर शालिनी ने भी बोला है और पहले भी सभी लोग जान ही रहे हैं कि अगर एक बार ये बीमारी आपके शरीर के अंगों में घर कर गई तो एक दीमक की तरह आपके उस हिस्से को खा जाएगी। तो बहुत पेशेंट्स में आंख निकालनी पड़ रही है, ये चेहरे का ये हिस्सा निकालना पड़ रहा है, आपका ब्रेन के अंदर एब्सेस बन गई है, तो उसकी वजह से लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो इस बीमारी का स्पेक्ट्रम एक बहुत बड़ा है। इसमें के इलाज में जो मेन जो पॉइंट है वो है समय। जितनी जल्दी आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे आपका इलाज शुरू हो जाएगा, उतनी ये बीमारी आपके लिए आसान है। नहीं तो ये एक बहुत बड़े मतलब एक बड़े सर्जिकल उससे लेके आपकी जान तक पे दोनों पे बन सकती है। सर बारिश का मौसम भी नजदीक है, क्या बारिश के मौसम में ये इन्फेक्शन और ज्यादा फैल सकता है सर? सिंपल तरीका है, आप मास्क लगा के रखिएगा। जी। कोई भी म्यूकोरमाइकोसिस हमारी हवा में है, ये हवा में है और ये आपके नाक के थ्रू ही ये मैक्सिमम टाइम ये आपके नाक के थ्रू एंटर करता है, हमारी सांस के थ्रू एंटर करता है। तो जैसे हम अगर कोरोना के लिए हम मास्क लगाते हैं, तो अगर जैसे बारिश का मौसम है और हम लोग बाहर जा रहे हैं या हमको लग रहा है कि हमारी इम्यूनिटी डाउन है, हम उस कैटेगरी में आते हैं, हम अगर मास्क लगा रखेंगे तो ये जो फंगस है हमारे शरीर में एंटर ही नहीं करेगा। तो मेजर जो इसका एंट्री होती है वो हवा के थ्रू होती है, हमारे नाक या मुंह से होती है।
दूसरी जो इसकी एंट्री होती है वो होती है चोट लगने की वजह से। चोट लगने की वजह से या स्किन में आपका कोई चोट लग गया है, इंसिजन लगा है, आपको खरोच लग गई है, वहां पे गंदगी फैल गई है, उसकी वजह से होता है। तो मेजर पॉइंट जो इसमें है वो है सांस, और सांस से बचाव का सिंपल तरीका है, जो मास्क हम कोरोना वायरस के लिए यूज कर रहे हैं वही मास्क हम इसके लिए यूज करें। बस ध्यान ये रखना है क्योंकि मौसम जो है बारिश का होगा, तो खुली जगह पे भी हमको मास्क लगा के रखना है, खासकर उस एरिया में जहाँ पर नमी ज्यादा है या गंदगी ज्यादा है, जैसे गांव ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन जो आपके साइट्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं या पुरानी फैक्ट्रीज हैं जो कि बंद पड़ी हैं, उसके आसपास के एरिया होते हैं, वो उसमें फंगस काफी मात्रा में पाई जाती है। तो अगर आप उस एरिया के आसपास कहीं हैं तो मास्क जरूर लगाएं, और जब भी आप खुले में हैं या हवा तेज चल रही है तो मास्क जरूर लगा रखेंगे, तो फंगस आपके शरीर में एंटर नहीं करेगा। बिल्कुल मास्क जरूर है अगर आप खुली जगह पर भी हैं फिर भी, क्योंकि अगर आप बचना चाहते हैं ब्लैक फंगस भी लगातार अब कई मामले इसके देखे जा रहे हैं। डॉक्टर शालिनी आपके पास आएंगे। मैम, गैंग्रीन और बहरेपन की भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। जैसा कि हम डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि इसमें बेसिकली जो है म्यूकोरमाइकोसिस में एक चीज और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जो है जब भी आप बाहर निकल रहे हैं तो आपके जो पैर हैं वो भी प्रॉपरली कवर्ड होने चाहिए, क्योंकि ये स्किन के कट के थ्रू भी जा सकता है। तो जैसे आप अगर किसी मिट्टी वाली जगह पे जा रहे हैं या ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ ऑर्गेनिक कंपोस्ट पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, तो ऐसी हर जगह पे ये ऑलरेडी फंगस ये एग्जिस्ट करता है। तो ऐसी जगह पे अगर आप प्रॉपरली कवर्ड होके जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज अभी हम लोग बात कर रहे थे कि क्या ड्यूरेशन है इसका ट्रीटमेंट का। तो जब भी हम लोग के पास पेशेंट्स एडमिटेड है, ऑलमोस्ट 50 के करीब हम लोग पेशेंट्स देख चुके हैं इसके। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में भी ऑलमोस्ट 40 पेशेंट्स एडमिटेड है हम लोग के पास में। तो इस फंगस जब भी इसका इन्फेक्शन होता है तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे नाक से ही शुरू होता है, तो नाक से जब शुरू होकर ये स्प्रेड करता है साइनसेस में। तो अगर अर्ली स्टेज में हम लोग ट्रीटमेंट इसका स्टार्ट कर दें और एंडोस्कोपी से उसकी सफाई कर दें तो इसका टोटल ड्यूरेशन जो 14 से 21 दिन का कोर्स होता है एम्फोटेरिसिन का जिसको दिया जाता है, और उसके पश्चात ये नॉर्मली ठीक हो जाता है। तो हम लोग रिपीट एंडोस्कोपी करते हैं, MRI करते हैं, और उसके पश्चात अगर रीग्रोथ नहीं है फंगस की तो पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। बट अगर ये आंखों में जाने लग जाए, सपोज आंख में जा रहा है, मस्तिष्क में जा रहा है, तब ये बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और तब इसका जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो काफी लंबा हो जाता है। आंखों में जाने पे एक चीज और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि कई बार पेशेंट का आंख की चारों तरफ स्वेलिंग आने लगता है और पेशेंट को डबल भी दिखाई देने लगता है, क्योंकि जो यहाँ की मसल्स होती है उनकी पैरालिसिस शुरू हो जाती है, फालिज मार देता है, तो लोगों को दो दिखने लग जाता है। तो दो दिखने लग जाए या आंखों में सूजन आने लग जाए या आंखें अगर बाहर की आने लग जाए या पलकें अगर गिरने लग जाए, जिसको टोसिस कहते हैं, अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम आ रहा है इसका मतलब कि अब म्यूकोर की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ गई है और आपको तुरंत अलर्ट होने की जरूरत है और तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तो इनफैक्ट हमेशा आंख निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। शुरुआती दौर में जब साइनस का सर्जरी हो जाता है, उसका क्लियर कर देते हैं म्यूकोर को साइनसेस और नाक से, तो आंखों में हम लोग इंजेक्शन लगा के भी इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि अगर बहुत ही अर्ली स्टेज की बीमारी है जिसमें आंखों का मिनिमल इन्वॉल्वमेंट है और विजन भी प्रिजर्व्ड है, तो ऐसे स्टेज में आंखों में इंजेक्शन लगा के आंखों को सुरक्षित किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। ऐसे कई पेशेंट्स हम लोगों के पास हैं जिनकी की आंखें सुरक्षित कर ली गई हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर ये इन्फेक्शन इतना हो जाए कि पूरी की पूरी आंख इन्वॉल्व हो जाए, पूरी रोशनी चली जाए और आंख पूरी बाहर की तरफ आने लग जाए, तब जान बचाने के लिए आंखों को निकालना पड़ जाता है, जो कि एडवांस स्टेज की डिजीज हो जाती है। अभी आप तो मैं कह सकते हैं अगले स्टेज में अगर हम आपके पास पहुंच जाते हैं तो सर्जरी से बच सकते हैं और दवाइयों इंजेक्शन से हम रिकवर कर सकते हैं। में मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैं कहूंगी। उन्होंने इतना अवेयर कर दिया लोगों को कि आजकल क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो सीजनल कंजंक्टिवाइटिस भी बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों की आंखों में रेडनेस आ जा रही है, कीचड़ पानी आ जाता है जैसा कि। तो अगर ऐसे भी पेशेंट हैं तो वो इतने अलर्ट हो गए हैं कि हल्की सी भी आंख में प्रॉब्लम होने पे वो तुरंत आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब एक बार चेक कर लीजिए। खुद कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक बार चेक कर लीजिए कहीं ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि आंख में सिम्टम आने के पहले नाक में सिम्टम आने लग जाते हैं, जिसमें कि कई बार ऐसा लगता है कि नाक जाम हो गई है, स्टफिनेस जिसको कहते हैं, कहीं डिस्चार्ज आ रहा है।
तो ऐसे स्टेज में आप तुरंत ENT के डॉक्टर के पास जाइए, उनसे अपना एंडोस्कोपिक चेकअप आप जरूर करा लीजिए, क्योंकि वो तुरंत दिखाई पड़ जाता है। अगर वो वहां है, वहीं पे उसकी सफाई कर दी जाए तो डेफिनेटली ये नहीं स्प्रेड करेगा और आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो जिनको भी कोविड इन्फेक्शन हुआ है, इम्यूनिटी लोवर्ड है, ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड रहे हैं, जो ऑक्सीजन पे रहे हैं, ऑक्सीजन पे रहने का ये मतलब है कि उनका जो ह्यूमिडिफायर था उसमें पानी नॉर्मल वाटर डाला गया, डिस्टिल वाटर नहीं था, तो इन सब में की वजह से भी ये समस्याएं बढ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शालिनी, आप हमसे जुड़ी। डॉक्टर नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ से, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ से। प्रधान आदित्य कुमार और छोटे के परिवार में डकैती का मामला सामने आया है। देवराज समेत 50 से 70 लाख की डकैती को अंजाम दिया गया है। वाघराय थाने के नगरहन का पूर्वा